ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों का। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शेष बचे 4 प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा कर दी है। पार्टी ने कसडोल से लेकर नए चेहरे के लिए आपको बता दें उनको पेश किया है। वहीं धनीराम धीवर को मैदान में उतारा है। तो अंबिकापुर में पार्टी ने राजेश अग्रवाल को मैदान में उतारा है। देखिए बाकी बचे नाम। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी चौथी और अंतिम सूची जारी कर दी है। भाजपा की इस सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम कसडोल क्षेत्र से धनीराम धीवर का माना जा रहा है। भाजपा ने कसडोल से एकदम नए चेहरे को मैदान में उतारा है। धीवर कसडोल विधानसभा में लवन ब्लॉक के ग्राम पनगांव के रहने वाले हैं। वो वर्तमान में ग्राम पंचायत पनगांव के सरपंच भी है। धीवर सामाजिक रूप से सक्रिय रहे हैं। कसडोल क्षेत्र में मछुआरा समाज की बहुलता को देखते हुए भाजपा ने मछुआरा समाज से अपना प्रत्याशी उतारा है। ठीक इसी तरह इसी सूची में दूसरा चौंकाने वाला नाम अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल का है। अग्रवाल पहले टीएस सिंहदेव के बेहद करीबी रहे। बाद में साल 2016 में किसी वजह से कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गए। उधर बेलतरा से सिटिंग विधायक रजनीश सिंह का टिकट काटकर युवा ब्राह्मण चेहरे सुशांत शुक्ला पर दांव खेला गया। शुक्ला लंबे समय से बेलतरा क्षेत्र से सक्रिय है। छात्र राजनीति में काफी सक्रिय रहे सुशांत शुक्ला संघ के बैकग्राउंड से आते हैं। वहीं बेमेतरा में दीपेश साहू को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। बेमेतरा जिले में साहू समाज के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर कार्यरत दीपेश सरकारी नौकरी में रहे हैं। वो साल 2018 में सरकारी नौकरी छोड़कर डॉक्टर रमन सिंह के सामने बड़ी संख्या में युवाओं के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। सभी सीटें घोषित होने के बाद प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा सारी टिकटें जारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर जीत हासिल करेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। 3 दिसंबर को कमल का फूल खिलेगा। ये मान के चलो कि जिस प्रकार से वो डिफेंस में आए हैं चुनावी माहौल देख करके, ऐसी ही घोषणाएं वो पिछली बार भी की थी। जनता में वो एक्सपोज हो चुके हैं और इस तरह से और जनता के साथ धोखाधड़ी करना चाह रहे हैं। जनता समझ चुकी है। बहुत चुनौती तो हर चुनाव होता है, लेकिन हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। कांग्रेस के बाद भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। मगर दोनों ही दलों में टिकट वितरण के बाद बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, जिसे देखते हुए पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। हालांकि अब देखना होगा कि दोनों मुख्य दलों के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद 3 दिसंबर को जनता का फैसला किसके पक्ष में आता है। रायपुर से स्वप्निल गोरखेड़े, आई न्यूज़ 24/7। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के टिकट जारी होने के बाद कई जगहों से माननीयों की नाराजगी भी की खबर सामने आ रही है। कोई टिकट कटने पर तो कोई बाहरी प्रत्याशी को मैदान में उतारने से नाराज है। अब इन नाराज नेताओं को मनाने के लिए भी दोनों पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक साथ 22 विधायकों के टिकट काटे हैं। इतना ही नहीं, जिन सीटों पर 2018 में कांग्रेस की हार हुई थी, उनमें से अधिकतर सीटों पर भी नए चेहरों को टिकट दी गई है। लेकिन नए चेहरों को टिकट के दाव में कई पुराने नेता असंतुष्ट हो गए हैं। मनेन्द्रगढ़ के विधायक विनय जायसवाल ने तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, अंतागढ़ के विधायक अनूप नाग ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी तरह कई दावेदार भी निर्दलीय ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। लोरमी के सागर सिंह बैस जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए हैं। अंबालिका साहू ने भी जनता कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। यानी अब हर तरफ असंतुष्ट नेताओं के बगावती सुर दिखाई देने लगे हैं। वहीं कांग्रेस को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। हालांकि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पार्टी के प्रति निष्ठा रखने वालों को एडजस्ट करने की बात कही है। जब छोटी मोटी घटनाएं बीजेपी में हो रही थी तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री से लेकर सब नेता मजा ले रहे थे। अब उनको समझ में आएगा कि कितने लोग भूपेश बघेल जी के समर्थक बागी हो रहे हैं, कितने लोग
टी.एस. सिंहदेव के बागी हो रहे हैं, कितने लोग चरणदास महंत जी के बागी हो रहे हैं, कितने लोग रामदास साहू जी के बागी हो रहे हैं। अब उनको समझ में आएगा, अब उनको मजा आएगा। किसी के टिकट काटने की बात नहीं होती, समय समय पर बदलाव होता है। आपने पहले भी देखा और अभी भी कि कुछ लोग होते हैं कि किसी समय में क्रिकेट का गेम चल रहा है, कई बार कुछ रेस्ट करते हैं और कुछ और प्लेयर्स आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में इसी तरह से है कि कुछ को पहले मौका मिला, फिर बीच में रेस्ट हुआ, फिर मौका मिला। तो अभी कुछ लोगों का रेस्ट है, थोड़ा बदलाव स्वाभाविक होता है हर चुनाव में, और वही हुआ है। हमारे लोगों की बात सुनकर, इनपुट्स लेकर हमने चयन किया है और चयन अच्छा है। बगावत रोकने कांग्रेस प्रदेश भर में अपने नेताओं को एक्टिव कर चुकी है। प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष भी बागियों से बात कर रहे हैं। उन्हें अगली बार सरकार बनने पर एडजस्ट करने का भरोसा भी दिला रहे हैं। हालांकि डैमेज कंट्रोल की इन कोशिशों का बागियों पर कितना असर होगा, यह तो नामांकन वापसी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल प्रत्याशियों के बागी तेवर ने पार्टियों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। धरसीवा से भाजपा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने बागी होने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि धरसीवा विधानसभा में प्रत्याशी चयन से कार्यकर्ताओं में नाराजगी और पीड़ा भी है। वहीं बुधवार को देवजी भाई पटेल ने चुनाव लड़ने के लिए भाजपा कैंडिडेट्स के रूप में ही फॉर्म खरीदा है और देवजी भाई पटेल से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। देख सकते हैं ये तस्वीर। देवजी भाई पटेल खुद अपने यहाँ पर जो स्थानीय नेता है उनके साथ पहुंचकर नामांकन जो फॉर्म है उसको खरीदा है और अभी जो नामांकन फॉर्म खरीदा है वो भाजपा पार्टी के नाम से ही खरीदा है। हम सीधे देवजी भाई पटेल से ही बात करेंगे। सर, धरसीवा में टिकट जो है वो फाइनल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आपने बीजेपी के नाम से ही नामांकन खरीदा हुआ है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते मैंने ये फार्म लिया है और मैंने भारतीय जनता पार्टी के नाम से ही लिया है। मैंने अभी कोई भी ऐसा विचार नहीं किया कि मैं पार्टी को छोड़ के किसी अन्यत्र या निर्दलीय लड़ूँ। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पुनर्विचार करेगी। अगर ऐसा नहीं होता, बी फॉर्म आपको नहीं मिलता, तो फिर निर्दलीय लड़ेंगे आप? देखिए, उस पर अभी विचार किया जाएगा। आज चूँकि फार्म लिया है मैंने और कार्यकर्ताओं से सबसे चर्चा करने के बाद, क्षेत्र की जनता से चर्चा करने के बाद कोई भी निर्णय लिया जाएगा। नामांकन फॉर्म खरीद लिया है, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि अभी भी जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उसके बारे में विचार किया करना चाहिए और जो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ही स्थानीय नेता और क्षेत्रीय आदमी को देना चाहिए। आप लोग चाहते हैं देवजी भाई पटेल को मौका मिले एक बार, या अगर नहीं मिलता तो फिर निर्दलीय लड़ना चाहिए क्या उनको? बिल्कुल, हमारे धरसीवा क्षेत्र का उत्कृष्ट विधायक रहे हैं, 4 बार से विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और निश्चित ही इसके नेतृत्व में धरसीवा एक बार फिर पुनः कमल खिलाने के लिए आश्वासित रहेगा। बिल्कुल, ये धरसीवा से जो नेता आए हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी को एक बार विचार करना चाहिए। हालांकि देवजी भाई पटेल ने भाजपा पार्टी के नाम से ही नामांकन पत्र खरीदा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी क्या इनको बी फॉर्म मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो क्या इस फॉर्म के जरिए निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मलकित के साथ स्वप्निल गोरखड़े, INS न्यूज रायपुर। चलिए बात रायपुर की। अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। तीसरे दिन 100 नामांकन पत्र हुए दाखिल। अब तक 113 अभ्यर्थियों ने भरे हैं 164 नामांकन पत्र। वहीं रायपुर ग्रामीण सीट से 6 नामांकन पत्र दाखिल। 30 अक्टूबर तक दाखिल किए जाएंगे नामांकन। तो बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी रायपुर से, जहां नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी। रायपुर ग्रामीण सीट से 6 नामांकन भरे गए हैं। 30 अक्टूबर तक दाखिल किए जाने हैं नामांकन। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आपको यही बता रहे हैं कि दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है और तीसरे दिन 100 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। वही आपको ये भी बता दें कि 113 अभ्यर्थियों ने 164 नामांकन पत्र भरे हैं। रायपुर ग्रामीण सीट से 6 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची में 6 लाख से अधिक नए नाम जुड़े हैं। इन मतदाताओं को पाले में
लाने की कवायद भी सियासी दलों ने शुरू कर दी है। अब कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम वोटर्स मैराथन आयोजित करने का फैसला लिया है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कन्हैया कुमार भी शामिल होंगे। 30 अक्टूबर को फर्स्ट टाइम वोटर्स मैराथन का आयोजन किया जाएगा। तेलीबांधा तालाब इलाके में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। टाइम वोटर्स को मतदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु कांग्रेस पार्टी ने फर्स्ट टाइम वोटर मैराथन का आयोजन किया है। यह मैराथन 30 अक्टूबर को तेलीबांधा मेरिन ड्राइव से गांधी मैदान तक होगी। इस मैराथन में प्रथम 100 आने वाले मैराथनिस्ट को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिलने का अवसर मिलेगा। कांग्रेस पार्टी युवाओं को मतदान के प्रति आकर्षित करने के लिए आयोजन कर रही है। इस प्रदेश में लगभग 18 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो पूरे वोटर के लगभग 10% होते हैं। उनका लोकतंत्र में भाग लेना, उनका मतदान में भाग लेना भारत के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। और अपने राजनीतिक दल होने के नाते जन सरोकारों के प्रति जो एक कर्तव्य होता है उसको निभाने के उद्देश्य से हम यह आयोजन कर रहे हैं। इधर रायपुर में बुधवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कहा है कि हिंदू धर्म किसी की बपौती नहीं है और बीजेपी के लोग तो गंगा जल में भी जीएसटी लगा देते हैं। हमने आवाज उठाई तो वापस लिया गया। बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों से ठगी कर रही है। भाजपा धर्म को राजनीति में गलत तरीके से उपयोग कर रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत जी रायपुर पहुंची, उनसे ही जानते हैं। मैडम, रेवड़ी और रबड़ी दोनों को काफी डिफाइन किया आपने। 1,70,000 करोड़ की राशि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार दे चुकी है, क्या कहेंगी? और रबड़ी को लेकर जो लोग सवाल उठाते हैं उन पर क्या कहेंगी? मुझे ऐसा लगता है गरीबों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, किसानों के लिए अगर लोकहित में नीतियां बनती हैं, उनको किस बिना पर, कौन सी वो नैतिकता है कि आप उसको रेवड़ी कह सकते हैं? सरकारें क्यों चुनी जाती हैं? सरकारें चुनी जाती हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए, या सरकारें चुनी जाती हैं लोकहित की नीतियां बनाने के लिए? और हमारी सरकारों ने लोकहित की नीतियां बनाई हैं। अगर आपको लोकहित रेवड़ी लगता है तो लगे। मुझे ऐसा लगता है सरकार का काम है कि इस पर चर्चा हो। आपने तो परोस परोस कर रबड़ी बांटी है। आपने अपने एक मित्र को इस देश की कमान सौंप दी है। हर एसेट उसको दिया जाएगा, हर नीति उसके लिए बनेगी। तो रेवड़ी और रबड़ी की इस लड़ाई में भारी रेवड़ी पड़ेगी, लेकिन जनता ये देख रही है कि उनके हित को आप रेवड़ी कह रहे हैं, ये उनका अपमान है, ये हमारा अपमान नहीं है। और वो सूद समेत वोट डालते वक्त इसका बदला जरूर लेगी। लेकिन आप लोग अपने कामों के आधार पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर ऐसे प्रत्याशी भी उतारे गए हैं, ऐसी सभाएं भी हो रही, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी जी आ रहे हैं, तो लगातार ये कोशिश हो रही है। उसको कैसे काउंटर करेंगे? ये काम उन्होंने हिमाचल में भी किया था, ये काम उन्होंने कर्नाटका में भी किया था, ये काम अब छत्तीसगढ़ में कोशिश कर रहे हैं। असलियत यह है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है। एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल दिशा विहीन है। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस की बातों का जवाब कैसे दें। तो वो अनर्गल अनर्थक बातें करते हैं और लास्ट पैंतरा उनका ध्रुवीकरण होता है। लेकिन जनता भी समझती है कि किसी की भी बपौती नहीं है एक धर्म पे। ध्रुवीकरण का मतलब है कि आपके पास मुद्दे नहीं है। ध्रुवीकरण का मतलब है कि आप विफल हैं अपने ट्रैक रिकॉर्ड में। आप हमसे हमारी नीतियों पे बात करिए ना, वो नहीं कर पाएंगे आप। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं, इस वजह से ध्रुवीकरण कर रही है, ये कहती हुई सुप्रिया सुनीत जी नजर आती है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। इधर जेसीसीजे ने प्रत्याशियों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कोटा विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक रेणु जोगी को पार्टी में प्रत्याशी बनाया गया है। रेणु जोगी ने बताया है कि स्वास्थ्यगत कारणों से पिछले 1 साल से वो जनता से दूर है। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद वह एक बार फिर से जनता के बीच पहुंच रही हैं। उन्होंने अटल श्रीवास्तव और प्रबल प्रताप जुदेव को भी प्रत्याशी बनाए जाने के लिए कहा है कि सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार चुनाव लड़ेंगे। में श्री अटल श्रीवास्तव जी और श्री प्रबल प्रताप सिंह जी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो हम लोग, हमारी परंपरा पेंड्रा की, गौरेला की ये रही है कि जो भी प्रत्याशी होता है उसका मान सम्मान हम लोग बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे। ये ज़रूर है कि मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थी 1 साल पहले, पर अभी विगत 3 महीने से
स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। और जैसा आप देख रहे हैं, लगातार 3 महीने से मैं इस क्षेत्र में दौरा कर रही हूँ और लोगों से मेल मिलाप भी कर रही हूँ। इधर विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में आचार संहिता प्रभावशील है। ऐसे में पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के दौरान शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने रात्रि गश्त के साथ चेकिंग पॉइंट लगाना शुरू कर दिया है। खास तौर पर हवाला करने वाले अपराधियों पर पुलिस की नजर है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। बिना वैध दस्तावेज किसी भी प्रकार की कीमती चीज लेकर घूम रहे लोगों की पुलिस धरपकड़ कर रही है। देखिए, आम नागरिकों के लिए और ख़ास करके जो चुनाव में जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके लिए 50,000 की एक लिमिट है। अगर 50,000 से ऊपर का जो कैश लेके कोई चलते हैं तो उसके संबंध में दस्तावेज रखने आवश्यक हैं। नहीं तो चेकिंग के दौरान जो है, अगर सही जवाब नहीं देने पर और दस्तावेज नहीं होने पर उसे जब्त भी किया जा सकता है। आयकर विभाग को 10 लाख या उससे अधिक की राशि जब जब्त होती है तो उनको सूचना दिया जाता है। पुलिस कार्रवाई और सख्ती का सबसे ज्यादा असर व्यापारियों पर पड़ा है। व्यापारी वर्ग ज्यादातर नकदी लेन देन करते हैं। ऐसे में चेकिंग के दौरान व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने नियमों के बदलने की मांग की है। प्रदेश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में पुलिस ने तमाम जगहों पर चेकिंग पॉइंट्स लगाना शुरू कर दिए। खास तौर पर जो लोग अपने साथ नकदी रकम ज्यादा लेकर के चल रहे हैं उन पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। वहीं इसका असर कहीं ना कहीं व्यापार पर भी दिख रहा है। व्यापारियों को कहीं ना कहीं जो नगद रकम है अपने साथ ले जाने में दिक्कत हो रही है। किस प्रकार से इसका असर दिख रहा है, सीधे हम व्यापारियों से ही बात करेंगे। खास तौर पर सराफा व्यापार की जब बात होती तो अधिकतर नकदी रकम लेकर के चलते। सर, कैसे अभी मैनेज हो रहा है आप लोगों का काम? सराफा व्यवसाय में अभी जब से जीएसटी आ गया है तब से जो एक भ्रम है वो टूट चुका है। पूरा ही जो लेन देन होता है, ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं, आरटीजीएस होते हैं और ग्राहक भी हमें रकम ला के पेमेंट नहीं करते, वो एटीएम से या कार्ड स्वैप करके पेमेंट करते हैं। इसलिए सराफा में अभी ये कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि सराफा में बड़ी रकम रहती है और सरकार ने केवल 50,000 रुपए की रकम के लिए ही छूट दी है। मैं ये चाहूंगा कि सरकार इस रकम को सराफा व्यवसाय के लिए जो छूट है उसको बढ़ाए, अन्यथा सामने सीजन है, शादी ब्याह का सीजन, आचार संहिता है, अभी विधानसभा है, आगे लोकसभा है, तो इस बात पर सरकार को ध्यान पुनर्विचार करना चाहिए। हमारा व्यापारी बिल लेके साथ में चलता है, उस बिल को पुलिस नहीं मानती, यह पूर्णतः गलत है। आप जब स्पॉट पे पूरा बिल प्रस्तुत कर रहा है तो आपको स्वीकार करना चाहिए और बाद में आप यदि अस्वीकार है तो आप जांच कराइए। हमारा प्रशासन से भी अनुरोध है कि यदि उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो बाहर का व्यापारी हो चाहे यहाँ का व्यापारी हो, यदि उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। तो आचार संहिता के चलते 50,000 रुपए से ज्यादा नकदी ले जाने पर जो पुलिस है वो यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। कहीं ना कहीं व्यापारियों ने जो नकदी रकम है उसे बढ़ाने की मांग यहाँ पर जरूर हो रही है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सन, NH 24/7 रायपुर। जब भाजपा ने कसडोल विधानसभा से धनीराम धीवर को प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा है और टिकट मिलने के बाद धनीराम धीवर चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। उन्होंने NH 24 जो संवाददाता से बात की। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है और धीवर समाज के अध्यक्ष धनीराम धीवर को अपना कैंडिडेट बनाया है। हमारे साथ धनीराम धीवर जी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। धनीराम जी, पहले बताइए, भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पर आप कितने खरे उतरेंगे? जी 100% खरे उतरेंगे सर। एक मजदूर परिवार से हैं, निश्चित तौर पे एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता ही सभी चीज़ को जानते हैं कि समाज का पालन, गरीबों का शोषण कैसा है और उसको रोकथाम करने के लिए। आप पंचायत स्तर पर पहले राजनीति कर रहे थे, अब सीधे विधानसभा जाने वाले हैं, कैसे देखते हैं उसको? कैसी चुनौती मान रहे हैं आप? नहीं, कोई चुनौती नहीं रहता, कार्यकर्ताओं का और पार्टी का सहयोग रहता है तो कोई चुनौती किसी चीज़ में नहीं रहता। चुनौती तो हर चीज़ में थोड़ा बहुत लगता है, मगर इसमें कोई चुनौती नहीं रहेंगे। देखिए, समय कम बचा हुआ है, आप इस तरह इसको लेकर कैसे प्रचार करेंगे आने वाले समय में, इसको आप बताइए। इसमें जो कंटी देव रहता है, जो प्रत्याशी रहता है, वो तो कुछ नहीं कर सकते। कार्यकर्ता जो हैं और हमारे दाई दादा जो लोग हैं, माँ बहन हैं, वही लोग ही प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे। निश्चित हो, एक गरीब का बेटा हूँ, उसको सब चीज़ पर रखेंगे, उसके बाद वोट देंगे। बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बड़ी अंतरों से हार मिली थी। इस बार आप कैसे इसको जीत में बदलेंगे?
निश्चित तौर पे 18 में कुछ हम कार्यकर्ता जो भाजपा कार्य किए उसको जन जन तक नहीं पहुंचा पाए और कुछ घोषणा पत्र भाजपा कांग्रेस द्वारा किए थे उसको जनता के सामने में कांग्रेस कार्यकर्ता लोग ज़्यादा ले गए, हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए। देखिए, ये धनीराम नीराजी हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे। डेविड साय, INS 24x7 न्यूज़, कसडोल। भिलाई नगर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही देवेंद्र यादव ने सेक्टर 9 हनुमान मंदिर से विश्वास यात्रा की भी शुरुआत की है। देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के लोगों ने जानबूझकर बाजार को गर्म कर रखा है और कभी टिकट को लेकर, कभी 25 तारीख को लेकर। जनता का बहुत दिल से आभार करूंगा कि मुझे बहुत युवा अवस्था में भिलाई की जनता ने भिलाई जैसे प्रबुद्ध शहर में काम करने का अवसर दिया। निश्चित रूप से पिछले 5 साल में बेहद अनुभव हमको प्राप्त हुआ और जनता के साथ बेहतर संवाद के कारण बहुत सारे ऐसे विषय जो जनता के पिछले समय में रुके हुए थे उन सभी विषयों पर हम लोगों ने काम की, उस सभी विषयों पे हम लोगों ने परिणाम दिया। आने वाले सफ़र में भी भिलाई की जनता साथ है और निश्चित रूप से इस विश्वास यात्रा के माध्यम से आज हमने जो नामांकन किया उसके बाद विश्वास यात्रा की शुरुआत की है और इस यात्रा के माध्यम से हम भिलाई की जनता में 100% मतदान का जो हमारा कैंपेन है उसको आगे बढ़ाएंगे। इधर रायपुर पश्चिम से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नंदन सिंह ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नंदन सिंह ने पार्टी समर्थकों और विधिक सलाहकार की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करने के बाद कहा है कि उन्होंने औपचारिक तरीके से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बाद में वे पार्टी के अन्य प्रत्याशियों के साथ अपना नामांकन दाखिल फिर से करेंगे। और आम आदमी पार्टी से मैंने आज फॉर्म जमा किया है, लेकिन सभी प्रत्याशी हम लोग 3-4 दिन के अंदर ही सभी लोग एक साथ हम लोग शक्ति प्रदर्शन के रूप में आएंगे और आप मीडिया वाले को बताएंगे कि आप लोग भी आइए और उसको जरूर हम लोग को दिखाइए। इधर बस्तर में बुधवार को बहार रैनी के तहत दशहरा पर्व का समापन हुआ। बस्तर में 75 दिनों तक मनाई जाने वाली विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व में रथ परिक्रमा की आखिरी रस्म बहार रैली रस्म अदा की गई है और इस रस्म में बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव चोरी हुए रथ को ढूंढते हुए कुमड़ाकोट के जंगल पहुंचे, जहां नाराज ग्रामीणों को मनाया गया। इसके बाद ग्रामीणों के साथ कुटिया में बैठकर नए फसल के चावल की खीर खाई और चोरी हुए रथ को वापस राजमहल पहुंचाया गया। रथ परिक्रमा की आखिरी रस्म में हजारों की संख्या में आदिवासियों के साथ साथ बस्तरवासी और दूसरे राज्यों से आए पर्यटक भी मौजूद रहे। रहनी आधा शब्द है, राजा भीतर रहनी मतलब विजयदशमी का पर्व जिसमें कि राजा घर के अंदर रहते हैं, जिसमें राजा को सभा के दर्शन करते हैं। उसी दिन 8 चक्कों का रथ चलता है जो कि हर साल एक नया रथ बनाया जाता है। इस साल 4 चक्के का रथ बनाया गया था, अगले साल 8 चक्के का बनाया जाएगा। हर साल नया रथ बनता है। माँ सुभद्रा का रथ बनाया जाता है, इसमें राजा को रथपति की उपाधि, क्योंकि मैं छोटा था तो मैं रथ में नहीं बैठा, उसके स्वरूप में छतरी चढ़ाई जाती है। जब शादी होगी तो जरूर उस रथ में वापस मैं विराजमान होऊंगा। मगर आज के दिन पे छतरी आती है माता की, जो दंतेवाड़ा से हमने न्योता दिया था, माता की छतरी मेरे साथ आई है। नवरात्र का त्योहार खत्म होने के साथ ही मां दुर्गा की भी विदाई हो गई है। बंगाली समाज की महिलाओं ने मां की आरती उतारी और 16 श्रृंगार के साथ माता दुर्गा के साथ सिंदूर खेला और एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए पति की दीर्घायु की कामना भी की। बंगाली समाज की महिलाओं ने कहा है कि ये उनकी परंपरा है जिस पर बेटी मायके जाती है। ठीक माता दुर्गा भी अपने परिवार के साथ मायके आई थी, जहाँ से उनकी पूजा अर्चना कर विदाई कर दी गई है। मां की विदाई है, इस खुशी में एक दूसरे को हम सिंदूर लगा के खुशियां मनाते हैं। अधर्म पर धर्म के विजय के लिए हम लोग मां का प्रतीक के रूप में फिर सिंदूर लगाते हैं, पूजा करते हैं। सिंदूर खेल हमारा एक पारंपरिक अपना सिंदूर खेल होता है। मतलब आज का माँ का आशीर्वाद लेते हैं, सब सिंदूर खेलते हैं और अपना स्वाद का रक्षा के लिए अपना उनको आराधना करते हैं, मांग करते हैं। बच्चा लोग अपना शिक्षा के लिए किताब को भी अपना माँ का अर्पण करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।